हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश टिप क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इवोल्यूशन की दूसरी क्लास पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम दो साइंटिस्टों की थ्योरी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ्रेड रसील वालेस। ये एक डच वैज्ञानिक थे। कौन थे? डच वैज्ञानिक। इन्होंने अपना काम मालाया आर्चीपेलागो पर किया था। मालाया आर्चीपेलागो पर किया था। इन्होंने अपना काम प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन पर किया था और इन्होंने अपने विचार डार्विन को प्रेषित किए। किस पर? किसको प्रेषित किए? डार्विन पर। काम किस पर किया? प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन पर। डार्विन और वालेस दोनों के विचार में समानता थी। क्या थी? समानता थी। यदि आप वालेस की थ्योरी को समझना चाहते हो तो उससे पूर्व आप डार्विन के सिद्धांत को पढ़िए। चलिए अब हम दूसरे साइंटिस्ट पर बात करते हैं जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रिज। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी पर काम किया था। किस पर काम किया था? म्यूटेशन थ्योरी। इसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। देने वाले साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रिज हैं। इनका मानना था कि जो नई स्पीशीज बनती है, जो नई जातियां बनती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल जो होता है वो म्यूटेशन का होता है। क्या कहते हैं? म्यूटेशन अचानक होता है। म्यूटेशन को हम साल्टेशन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? साल्टेशन। उत्परिवर्तन यादृच्छिक व आदिशात्मक होते हैं। यादृच्छिक व आदिशात्मक होते हैं। इनका मानना था कि उपयोगी उत्परिवर्तन बार बार होने से प्राकृतिक चयन के अवसर बढ़ जाते हैं और कुछ समय बाद एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। अब इनके पक्ष में मिलने वाले प्रमाण, पहला प्रमाण तो ये है, ये कहते थे, इनका मानना था कि बड़े सींग वाले पशुओं के समूह में एक या दो छोटे सींग वाले पशु का पाया जाना। ये पॉइंट आप देख सकते हो। दूसरा इनका मानना था कि लंबी टांगों वाली भेड़ के समूह में छोटी टांग वाली भेड़ का पाया जाना। ये आप देख सकते हो। तीसरा इनका मानना था कि बालों वाले कुत्तों के समूह में बिना बालों के कुत्तों का पाया जाना। ये आप देख सकते हो। इनके कुछ आलोचक थे। वो आलोचक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उत्परिवर्तन सामान्यतः अप्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं, जबकि विकासी प्रक्रियाएं प्रभावी होती हैं। कैसी होती हैं? विकासी प्रक्रियाएं प्रभावी होती हैं। एक बात इनके आलोचक और कहा करते थे, ह्यूगो डी व्रिज जितना म्यूटेशन को आसान समझते हैं इतना आसान है नहीं, है ना। उत्परिवर्तन इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है जितनी डी व्रिज समझते हैं। चलिए हम डी व्रिज और डार्विन और डी व्रिज के अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक बॉक्स होता है ये। चलिए पहले हम डार्विन को देखेंगे, फिर डी व्रिज को देखेंगे। डार्विन के अनुसार भिन्नताएं छोटी होती है, जबकि यहाँ पर भिन्नताएं अचानक व बड़ी होती हैं। इन्होंने प्राकृतिक चयन दिशात्मक बताया, जबकि उत्परिवर्तन आदिशात्मक होता है। सॉरी, क्या होता है? आदिशात्मक होता है। विविधताओं का स्रोत नहीं बता पाए डार्विन, जबकि इन्होंने विविधताओं का स्रोत म्यूटेशन बताया। क्या बताया? म्यूटेशन बताया। इसके बाद डार्विन ने विकास का आधार प्राकृतिक चयन बताया है, जबकि डी व्रिज ने विकास का आधार उत्परिवर्तन बताया है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट क्लियर कीजिए।